मॉडल्स चैप्टर में हम लोग मॉडल्स के बारे में यानी सभी मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद कैन, कुड और मे के यूज़ सेंटेंस में कहाँ कहाँ किए जाते हैं वह एग्जांपल्स के बारे में पिछले वीडियोस में था। इसमें हम लोग माइट से शुरुआत करेंगे। यूज़ ऑफ माइट। माइट का प्रयोग मे के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में मे की जगह पर माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी आई मे टीच यू इंग्लिश। इसे अगर इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएं तो कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही माइट टीच मी इंग्लिश। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी वर्तमान या भविष्य में संभावना व्यक्त करने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट माइट रेन टुडे, द ट्रेन माइट बी लेट, ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, शी माइट कम टुडे। जब कोई कार्यकलाप होने की संभावना बहुत अधिक हो तो कैन का प्रयोग होता है। कैन से कम संभावना का भाव मे से और मे से भी कम संभावना का भाव माइट से व्यक्त होता है। यानी अगर प्रबल संभावना हो तो हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, और अगर कैन से कम संभावना है तो मे का प्रयोग करते हैं, और अगर मे से भी कम संभावना है तो माइट का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, यानी विनम्र अनुरोध और अनुमति के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे माइट आई यूज़ योर पेन, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में। परमिशन के लिए अगर कहें तो यू माइट स्पीक इन द मीटिंग, तो किसी को परमिशन देते हैं तो उस सेंस में हम लोग कहते हैं। यहाँ माइट का प्रयोग मे को ही सेंस में रखकर किया गया है। जहाँ पर मे का प्रयोग किया जाना चाहिए था उसी जगह पर, यानी अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस को बतलाना होता है और मे का प्रयोग करना है तो मे के स्थान पर हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट, परमिशन का भाव व्यक्त करने के लिए कैन, कुड, मे, माइट सबका प्रयोग किया जाता है। कुड या माइट से कैन या मे की तुलना में ज़्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त होता है, इसलिए अगर ज़्यादा पोलाइटनेस व्यक्त करना हो तो मे के जगह पर माइट और कैन के जगह पर कुड का प्रयोग करना चाहिए। कैन की अपेक्षा मे से ज़्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त होता है, और मे से भी ज़्यादा माइट यानी कैन की अपेक्षा मे का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसमें पोलाइटनेस का भाव अधिक व्यक्त होता है। इसलिए जहाँ पर पोलाइटनेस व्यक्त करना हो तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट, भूतकाल में कोई मकसद व्यक्त करने के लिए। जैसे ही रैन सो फास्ट दैट ही माइट कैच द ट्रेन, अर्थात उसके तेज दौड़ने का उद्देश्य ट्रेन पकड़ना था। दूसरा सेंटेंस है शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास, यानी उसके कड़े परिश्रम का उद्देश्य पास करना था, यानी उसका पास करना था, तो शी माइट पास। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ देयर इज गुड रीजन फॉर
जैसे यू माइट एज वेल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, यानी नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए तुम्हारे पास सही या उचित कारण है। इसे अगर इंग्लिश में बतलाना हो तो उसमें माइट का यूज़ करके हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, यू माइट एज वेल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। दूसरा सेंटेंस है, वी माइट एज वेल पोस्टपोन द प्रोग्राम। अगर उचित कारण हो यानी एज वेल का प्रयोग जब किया गया हो और सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो उसमें यू हो, सब्जेक्ट यू हो या वी हो, उसमें हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में है, वी माइट एज वेल पोस्टपोन द प्रोग्राम, यानी कार्यक्रम स्थगित करने के लिए हमारे पास सही या उचित कारण है। में से भी देयर इज गुड रीज़न फॉर का भाव व्यक्त होता है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर वह प्रेजेंट टेंस में हो तो वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पास्ट टेंस में बीते हुए समय के लिए भी या सेम सेंस में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। माइट का भी यूज़ करते हैं और मे का भी यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी माइट प्लस हैव प्लस V3, यानी बीते समय में अपूर्ण संभावना बतलाने के लिए। जैसे ही माइट हैव डन द वर्क, बीते हुए समय में अगर संभावना बतलाना हो तब हम कहते हैं वह काम कर सकता था। तो यहां पर माइट का यूज किया गया है। द प्रॉब्लम माइट हैव बीन सॉल्व्ड, समस्या सुलझाई जा सकती थी। अब इसके बाद है यूज ऑफ मस्ट। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी या कंपल्सन इन द प्रेजेंट, वर्तमान की आवश्यकता या अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए। जैसे अगर कहते हैं आई मस्ट गो नाउ, यानी आई हैव टू गो नाउ, मतलब निकलता है कि मुझे अब अवश्य जाना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है यू मस्ट वैकेट द रूम इमीडिएटली, यानी यू हैव टू वैकेट द रूम इमीडिएटली। ही मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर एट वंस, जिसका मतलब होता है ही हैज़ टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर एट वंस। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्सन इन द फ्यूचर, यानी बीते हुए समय में ना होकर यहाँ पर पहले में है कि वर्तमान में है। वर्तमान समय में अगर हम कंपल्सेशन या नेसेसिटी दिखलाते हैं तो उसमें हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में आने वाले समय में यानी भविष्य में आने वाले समय में जब हम बतलाते हैं उसमें भी जो है वह नेसेसिटी और कंपल्सन के लिए सेंटेंस में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर कहते हैं सेंटेंस है आई मस्ट गो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक, यानी आई शेल हैव टू गो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यू मस्ट वैकेट द रूम बाय टुमारो, यानी यू विल हैव टू वैकेट द रूम बाय टुमारो। आई मस्ट कंप्लीट इट बाय टुमारो इवनिंग, यानी आई शेल हैव टू कंप्लीट इट बाय टुमारो इवनिंग। इसके बाद है टू एक्सप्रेस ए परमानेंट रूलिंग और प्रोहिबिटेशन, यानी
अगर कोई परमानेंट रूलिंग हो या प्रोहिबिशन हो, यानी अस्थाई निर्णय या आदेश या निषेध हो, यानी मना किया गया हो, प्रोहिबिशन हो या रूलिंग हो, परमानेंट रूलिंग हो, अस्थाई निर्णय हो या आदेश किया गया हो या निषेध यानी मना करने का की अभिव्यक्ति होती है, तो वैसे में भी हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। प्रोहिबिशन में और परमानेंट रूलिंग में मस्ट का यूज़ किया जाता है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, परमानेंट रूल्स में वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, यानी परमानेंटली प्रोहिबिशन के सेंस में टू एक्सप्रेस एम्फैटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन, जोरदार सलाह या पक्का इरादा बतलाने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता। जैसे कहते हैं यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तो एम्फैटिक एडवाइस है। और अगर कहें कि वी मस्ट क्रश द टेररिस्ट, तो यह डिटर्मिनेशन के सेंस में भी आता है। टू एक्सप्रेस ए सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य बोध व्यक्त करने के उद्देश्य से। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी दिस इज आवर ड्यूटी। वी मस्ट सर्व आवर कंट्री, यह भी होगा दिस इज आवर ड्यूटी, यानी देश की सेवा करना हो या बड़ों का रिस्पेक्ट करना हो, तो इसके लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स या वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी प्रबल संभावना व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें मस्ट के बाद बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, देयर मस्ट बी ए मिस्टेक समवेयर, देयर मस्ट बी ए स्कूल इन दिस एरिया। उसके बाद है यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मंडेला, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट्स, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो उसमें भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है यूज ऑफ सेल और विल। सेल या विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के फॉर्मेशन में होता है। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ तथा विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ प्योर फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी कि प्योर भविष्यकाल के सेंटेंस को यानी फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वह सेल और विल दोनों का प्रयोग होता है। तो सेल का प्रयोग आई और वी के साथ और विल का प्रयोग जो है वह सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आई शैल रीड दिस बुक, यानी आई के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो हम लोग शैल लगाते हैं। वी शैल गो टुमारो, इसके स्थान पर ज़्यादातर जगह में हम लोग देखते हैं कि हम लोग विल कहते हैं, लेकिन विल कहना और रॉन्ग होता है और विल नहीं कहना चाहिए। ग्रामेटिकली यह मिस्टेक है, इस पर ध्यान देंगे। और हमेशा जब भी आई या वी का हम लोग यूज़ करें तो उसके साथ हम लोग हमेशा सेल लगाएंगे, क्योंकि ग्रामेटिकली यही करेक्ट है। और अगर हम लोग यू या ही सी इट दे बोलते हैं तो उसके साथ में अगर फ्यूचर टेंस में अगर लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग विल लगाएंगे। जैसे सेंटेंस है यू विल ओपन ए मेडिसिन शॉप, तो यू के साथ विल का यूज़ किया गया है। ही विल अटेंड द फंक्शन, तो ही के साथ विल का यूज़ है। फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करने पर प्योर
फ्यूचरिटी का भाव व्यक्त नहीं होता है, बल्कि इससे स्पीकर के इंटेंशन यानी डिटर्मिनेशन यानी प्रबल शक्ति, प्रॉमिस, वार्निंग का भाव व्यक्त होता है। अगर हम लोग आई के साथ में विल का प्रयोग करते हैं तो इससे प्योर फ्यूचरिटी का भाव व्यक्त नहीं होता है। इससे इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और वार्निंग का बोध होता है। जैसे इंटेंशन में अगर कहते हैं तो विल का यूज अगर करते हैं तो इंटेंशन के अर्थ में होगा आई विल बाय ए न्यू कार, जहां पर इंटेंशन है। डिटर्मिनेशन है वी विल डू और डाई। अगर प्रोमिस में कहें तो आई विल सपोर्ट यू, और अगर वार्निंग में कहते हैं तो ही विल टीच यू ए लेसन। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं वी विल टीच यू ए लेसन। तो यहाँ पर आई और वी के साथ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। वार्निंग में भी कर सकते हैं। तो ऐसे इसका जो है वार्निंग के लिए, प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए और इंटेंशन के लिए जब हम लोग प्रयोग करते हैं तब विल का यूज़ होता है। अन्यथा जो है वह सामान्य रूप में जो प्योर फ्यूचरिटी का व्यक्त करना हो तो हम लोग उसमें सिंपल सेंटेंस में अगर बतला रहे हैं तो उसमें सेल का यूज़ करना चाहिए। सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करने पर स्पीकर का ऑर्डर, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और वार्निंग का भाव व्यक्त होता है। यानी अगर हम लोग जैसे सेल का यूज़ हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में, लेकिन अगर सेल का यूज़ हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में करते हैं तो वहाँ पर डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और वार्निंग, ऑर्डर आदि का बोध होता है। जैसे किसी को अगर ऑर्डर देते हैं तो उसमें कहते हैं यू शेल डू इट। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है दिस इज माई ऑर्डर, यू शेल डू इट। अगर कहते हैं यू शेल एंजॉय माई कंपनी तो कहने का अर्थ है दिस इज माई प्रॉमिस, यू शेल एंजॉय माई कंपनी। तो वहाँ पर शेल का यूज किया जा सकता है। तो प्रॉमिस के लिए शिवम सेज दैट ही शेल बी ए क्रिकेटर। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है, तो इस सेंस में ही के साथ शेल का यूज किया जाता है। वैसे ही कहते हैं इफ यू डिसोबे द ट्रैफिक रूल्स यू शेल बी फाइंड। तो यहाँ पर वार्न करते हैं, किसी को वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं। तो आई वार्न यू दैट इफ यू डिसोबे द ट्रैफिक रूल्स तो यू विल बी फाइंड। तो सिंपल है, अगर सेंटेंस में प्रॉमिस हो, वार्निंग हो और डिटर्मिनेशन हो और अगर वह फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ में हम लोग आई के साथ विल का यूज़ करते हैं। और अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग शेल का यूज़ करते हैं तो वह सेंटेंस हमेशा ऑर्डर के लिए, प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए और वार्निंग के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। और अगर सिंपल में सामान्य रूप में अगर हम लोग फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को बतलाते हैं तो उसमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए विल का यूज़ किया जाता है। लेकिन अब जो है वह शेल और विल के बीच के यूज को जो प्रैक्टिकली जो हम लोग व्यवहार में लाते हैं बोलचाल में, इस व्यवहार को जो है वह प्रैक्टिकली व्यवहार के रूप में सामान्य बोलचाल में इसे समाप्त कर दिया गया है। और अब शेल के जगह विल का ही प्रयोग किया जाता है। अतः हम लोग कभी भी शेल और विल का यूज जो है वह इसमें कन्फ्यूजन और डाउट में बिना रहे हम लोग सभी पर्सन के साथ में बेहिचक विल का प्रयोग किया करते हैं। तो अगर लेकिन ग्रामेटिकली जो है वह सिंपल सामान्य रूप में जो नियम के आधार पर कहा जाता है, नियम में आता है। तो नियम में सामान्य फ्यूचर टेंस को बतलाने के लिए हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज़ करते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शेल और विल के प्रयोग में
सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर आई और वी के साथ हमेशा सेल का ही प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर विल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके साथ में हम लोग सेल का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके साथ में हम लोग हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहें कि वी के लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, वी शेल अटेंड द मीटिंग। तो इसको अगर इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तो शेल वी अटेंड द मीटिंग। वहीं पर अगर कहते हैं आई शेल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, तो इसको अगर इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कहेंगे शेल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। तो कहने का अर्थ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम लोग बोलते हैं या अगर इसका प्रयोग करते हैं तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ में हम लोग शेल का प्रयोग करें। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी विल का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, ना कि वहाँ पर शेल का प्रयोग किया जाएगा। कहने का अर्थ है तो सेंटेंस इस प्रकार से होगा, विल ही अराइव इन टाइम, विल यू अटेंड द प्रोग्राम, विल दे सपोर्ट मी इन द इलेक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अगले भाग में शुड और वुड का होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, इसके पिछले वीडियो को भी ध्यान से सुने और सेंटेंस में इनका प्रयोग अवश्य किया करें। और करेक्ट इंग्लिश ग्रामर के लिए ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। धन्यवाद।